हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री में 3 बुक हैं। पहली बुक जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताती है, दूसरी बुक जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती है। हमारी फर्स्ट बुक जो है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके चारों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपनी सेकंड बुक में आ गए हैं। सेकंड बुक जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती है। आप इसमें मैंने 2 चीज़ें जो कही, हिस्ट्री पढ़ते हुए ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला, चैप्टर का नाम, उस नाम से ही चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन, किस टाइम ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं, वो टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। आपने इंटरकनेक्ट करके चलिएगा बच्चों। आपने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए पहले चैप्टर से जैसे ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स प्रूफ के रूप में लिए गए। उसके बाद बाकी के 3 चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, जिसमें इंस्क्रिप्शंस है, बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, वो सब चीज़ें मिली और उसके बेस पे उन्होंने वो हिस्ट्री बताई। मेडिवल हिस्ट्री जो हमारी है, इसमें भी टेक्स्ट में मिलेंगे, बिल्डिंग में मिलेंगी, पेंटिंग्स में मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ एक नई चीज़ इंक्लूड की जो थी ट्रैवलर्स के बारे में। इसीलिए शायद ये चैप्टर सबसे पहले शुरुआत में ही डाल दिया गया है कि दुनिया भर के जो ट्रैवलर इंडिया में आते थे, उनकी इंडिया के बारे में क्या राय थी, क्या समझते थे, उन्होंने कैसा देखा इंडिया को, कैसा जाना। कुछ के लिए बहुत अजूबे वाली चीज़ थी, कुछ के लिए बहुत नेगेटिव उन्होंने बोला, कुछ ने जो है उसको समझ अपने देश के या अपने सिस्टम से कंपेयर करने की कोशिश की, कुछ ने कंपैरिजन पॉजिटिव रूप में किया, कुछ ने कंपैरिजन नेगेटिव रूप में किया। हमें वो सब चीज़ें समझनी है। इसमें बच्चों 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट और हैं समझने की कि ट्रैवलर जो है कहाँ से आया, वो मैटर करता है। क्योंकि जहाँ से आया है वो जिस सोच के साथ आया है, जो सीखा है उसके साथ आया है, उसी के हिसाब से यहाँ कंपेयर करेगा, समझेगा और लिखेगा। दूसरा, वो किस टाइम ड्यूरेशन में आया। अब कहने को हम इसको मेडिवल हिस्ट्री कह रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लंबा है बच्चों। इसमें 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक के बारे में बताया गया है। इसमें एक चीज़ आप समझना कि जब हमने लास्ट चैप्टर ख़त्म किया था तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन था 600 BCE से 600 CE, लेकिन यहाँ आ गए हम 10th सेंचुरी में 900 से 600 से 900 के बीच में जो 300 साल हैं, उसके बारे में NCERT कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि उसमें कुछ खास ऐसा शायद नहीं रहा होगा। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, गुप्ता एम्पायर के बाद कोई बड़ा एम्पायर इंडिया में नहीं रहा था, छोटे छोटे राज्य बन गए थे और जो सिस्टम हमने पढ़ा लगभग वैसा ही सिस्टम चल रहा था। लेकिन हमारी जो 10th सेंचुरी है, वहाँ से हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। वो सबसे ज़्यादा बदलाव शुरू हुआ इन्वेडर्स की वजह से, और इस्लाम का जो उद्भव हुआ था, जो वेस्ट एशिया में हुआ था, और धीरे धीरे वो इस्लाम इंडिया में भी आया, उसका प्रचार हुआ। साथ में इन्वेडर्स जो लूट रहे थे और लूट के चले जाते थे, उनकी हिस्ट्री है। और उसके बाद कुछ यहाँ आके जब बस गए, यहाँ रूल करना शुरू किया, जिसमें गौरी के जो स्लेव थे, जिसने यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी शुरू की, उसी में सल्तनत रूल करते थे, उसको सल्तनत बोलते थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पे रूल करना शुरू किया। वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और उसी दिल्ली सल्तनत में ही 5 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रही। कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ये 5 मेन डायनेस्टी रही जो बार बार दूसरे आते थे। ये सब इंडिया के नहीं थे, ये सब बाहर के ही थे। एक डायनेस्टी वाले दूसरों को हराते थे और अपना रूल करते थे। उसके बाद जो है, जब लोधी डायनेस्टी जो लास्ट थी, उसमें बाबर आया, बाबर ने उनको हराया, और फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर यहाँ पे शुरू हुआ। मुग़ल्स का रूल शुरू हुआ तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है और औरंगजेब। ये जो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे। और इनके टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर है बहुत बड़ा था, प्रोग्रेस हो रही थी, सब कुछ था। और साथ ही इन्हीं के टाइम पे जो है रूल, पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रोल अच्छा था। लेकिन उससे पहले जब शुरुआत 10th सेंचुरी से हम देख रहे हैं तो छोटे छोटे किंगडम थे,
धीरे धीरे उसने फिर से बड़े एम्पायर का रूप लिया, जैसे कि अशोका एम्पायर रहा था, जैसे कि गुप्ता एम्पायर रहा था। अब यहाँ पे मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ा। आते हैं चैप्टर पे। थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में वहाँ से शुरुआत हुई, इन्वेड किया, सिंध पे कंट्रोल किया, वहीं से विदेशियों ने यहाँ पे आना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया, पहले लूटना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे रूल करना शुरू कर दिया। तब से हमारा इतिहास बहुत बदल गया। उसके बाद जो है गजनी, आपने सुना है, गजनी जो अफ़गानिस्तान से आया, उसने यहाँ पे जो है हमला किया, लूटा, सब लेके गया। लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो हम ट्रैवलर्स की पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम में किस किस का रूल आया। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जिससे आपके फ्रेम बन जाए कि मेडिवल हिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं। अब ये पॉलिटिकल जो सिस्टम होगा, उसी सिनेरियो में ये जो ट्रैवलर्स आए, ये उसी सिनेरियो में ही लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे तो वो कैसा रूल कर रहे थे, उसी सिनेरियो में हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मुग़ल एम्परर जो आया, मुग़ल एम्पायर था, उस टाइम पे जो आएंगे ट्रैवलर, वो उसी सिनेरियो में लिखेंगे कि मुग़ल्स के टाइम पे रूल कैसा चल रहा था। ठीक है ना, इसलिए मैंने पॉलिटिकल सिस्टम बताना ज़रूरी समझा। अब यहाँ पे ये जो आ रहे हैं, मैंने कहा था कि इनके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आंख बंद करके इसको मान लिया गया। इसमें भी जो है बुक में भी आप पढ़ना कि जैसे इन्होंने अपने विचार रखे तो साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि इन्होंने ये अपने विचार कैसे बनाए, किस बेस पे बनाए, या फिर गलत थे तो उसके अलावा क्या प्रूफ है कि जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने जो बताया वो सही नहीं था, या ये इनका इंडिविजुअल या पर्सनल नज़रिया था। वो चीज़ भी बुक में डिस्कस हो रही है। तो आप इसको सोचते और समझते जाइएगा कि कौन बाहर से आया और हमारे बारे में क्या राय रखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आजकल भी चल रहा है। आप अपने देश के बारे में जो बाहर दुनिया में कोई कुछ बोलता है, आप आंख मीच के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा देश इतना ख़राब है, वो सही कह रहे हैं, हमारा देश इतना ख़राब है। लेकिन दुनिया में कहीं भी कुछ है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपको वहाँ कोई कमी नज़र ही नहीं आती है। ये आपका नज़रिया कैसे बना? इतना नेगेटिव नज़रिया कैसे बना? जब आपका ऐसे बन सकता है तो कोई बाहर का हमारे बारे में क्या राय रखेगा? इसीलिए ये जो नज़रिया बनता है उसी से काम होते हैं, उसी हिसाब से सब सिस्टम जो है उसी हिसाब से बनता है, जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं। सोचने के हिसाब से ही उस कंट्री से रिलेशन बनाएंगे, सोचने के हिसाब से ही उसके साथ ट्रेड करेंगे, सोचने के हिसाब से ही हमारे आना जाना सब कुछ काम उसी के हिसाब से होगा। तो ये सोच बहुत मैटर करती है। इसीलिए यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि ट्रैवलर्स की नज़रों में हमारा देश क्या था। हमारी बुक्स, हमारे रिकॉर्ड्स तो बताएंगे ही कि हमारा हिंदुस्तान कैसा चल रहा था मेडिवल टाइम में, लेकिन विदेशी यात्री जो आए उनकी नज़र में क्या था वो बताया गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं 3 का जिक्र किया गया है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोस बर्नियर। अल-बिरूनी, इसमें टाइम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अल-बिरूनी जो 11th सेंचुरी में आया, इसमें +3 कर दीजिए तो आ गया इब्न बतूता 14th सेंचुरी, इसमें फिर से +3 कर दीजिए, आ गया फ्रैंकोस बर्नियर 17th सेंचुरी। +3 11th 14th 17 11th 14th 17 और पहले में अल-बिरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, फिर फ्रैंकोस बर्नियर। इम्पॉर्टेंट इन 3 के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और ट्रैवलर नहीं आए, उनका भी जिक्र है। थोड़ा थोड़ा औरों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन आए, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, लेकिन इनके बारे में बहुत डीप में बताया गया है कि इन्होंने क्या समझा इंडिया को, क्या इनका नज़रिया था। अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अल-बिरूनी से। अल-बिरूनी ने जो है इंडिया के बारे में क्या लिखा, कहाँ से आया था ये, इसका ऐसा नज़रिया इंडिया के बारे में जो इसने लिखा वो किस बेस पे बना। अब अल-बिरूनी का आप याद रखिए, मैंने क्या बताया था, ये कब आया था 11th सेंचुरी में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप टाइम याद रखेंगे। अल-बिरूनी कब आया था 11th सेंचुरी में। यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट ये 2-3 चीज़ें याद करने की हैं। पहली इसकी बुक, जो इंडिया आया तो उसने जो बुक लिखी जो इंडिया के बारे में जिसमें बताया है वो है किताब-उल हिंद। किताब-उल-हिंद शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं AH, किताब-उल-AK, मैंने वही सोचा था AK याद करो। AK मतलब A से अल-बिरूनी और K से किताब-उल-हिंद। ठीक है, याद जैसे चाहे करो, आपके लिए सुटेबल होना चाहिए। किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके कर सकते हो, आपके शॉर्ट फॉर्म नाम के सरनेम से या किसी से भी आप याद कर सकते हैं।
अलबरूनी आया था, उसकी बुक का नाम है किताबुल हिंद, और इसका बैकग्राउंड क्या है, मैंने कहा ना कहाँ से आता है वो मैटर करता है। हेलिंग फ्रॉम मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, ही वॉज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अब यहाँ पे शुरुआत देखिए कैसे हुई। पहली चीज़ 11वीं सेंचुरी में आया था, इसकी बुक का नाम किताबुल हिंद है, और ये कहाँ से था, उज्बेकिस्तान से। और ये कैसे आया था, जो महमूद ऑफ गजनी है, जिसने जब इंडिया पे अटैक किया, सिंध पे कब्जा किया, पंजाब पे कब्जा किया, और इसी ने जो है उज्बेकिस्तान पे भी कब्जा किया था। तो वहाँ से जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, उनको वो कैप्चर करके हॉस्टेज बना के ले आया था। अब एक तरह से ये कैदी के रूप में आया था, हॉस्टेज के रूप में लेके आया गया था उसको गजनी में। लेकिन जब उसने महमूद गजनी ने जब पंजाब पे कंट्रोल किया, तो ये जो है अलबरूनी वहीं आके बस गया, और पूरी ज़िंदगी बाकी इसने पंजाब में ही बिताई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही लर्न संस्कृत, स्टडीड हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट एंड कंपोज द किताबुल हिंद इन अरेबिक। अब यहाँ पे जो है आप ये ध्यान रखना, पहली बात मैंने जो बताया था कि ये अपनी इच्छा से नहीं आया था, इसको लाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको यहाँ इतना अच्छा लगा कि यहीं बस गया और पूरी ज़िंदगी ये यहीं पे रहा। और दूसरी चीज़, ये जहाँ से आया तो जो गजनी है इसको कैसे लाया था, इसको विद्वान समझ के, विद्वानों को भी कब्जा करके लाया था अलग बात है, लेकिन ये वहाँ का विद्वत था, अपनी विद्या में, अपनी शिक्षा में, अपने इस्लाम की जानकारी में, उस मामले में विद्वान था। तो उनको ज़रूरत थी कि हमारे भी कोर्ट में जो है ऐसे विद्वान लोग शामिल हों, इसीलिए लेके आया था। तो जाहिर सी बात है इसको इस्लाम के बारे में बहुत जानकारी थी और ये उसका स्कॉलर था। दूसरी चीज़, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था, इसको अरेबिक, सीरियाई और हिब्रू, फिर यहाँ आया तो इसने संस्कृत भी सीखी। और इसने जो बताते हैं कि सिर्फ यहाँ का नहीं, इसने पूरे जो हमारा वेस्ट एशिया है वहाँ पे जो लिखी गई बुक्स हैं, जो हमारी जो संस्कृत में लिखी हुई बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो उस टाइम अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट हो चुकी थी, वो ये पहले ही पढ़ चुका था। उसके बाद जो है ये ग्रीक के स्कॉलर्स प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में भी पढ़ चुका था, जो ट्रांसलेट होकर अरेबिक भाषा में आई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये उनसे सेटिस्फाई नहीं था, जो इसने दूसरी भाषा से ट्रांसलेट होके बुक आई उनसे सेटिस्फाई नहीं था, इसीलिए ने उस पर ज़्यादा स्टडी करनी शुरू की, क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको मिली जानने को, समझने को। तो इसके अंदर वैसे भी क्यूरियोसिटी थी कि इंडिया के बारे में जाने, समझे। इसीलिए यहाँ आने के बाद यहाँ के जो हिंदू, जो संस्कृत के ज्ञाता थे, जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, उनकी संगत में बहुत ज़्यादा रहा, उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा, उनसे संस्कृत सीखी। और संस्कृत में भी ये बताता है, आप एक के बारे में ही पढ़ो, बुक में क्या दे रखा है, पहले तीनों का इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर उसके बाद में तीनों के बारे में राय दे रखी है कि तीनों हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते थे। आप एक में ही पढ़ो, एक का क्या बैकग्राउंड है, कैसे आया, कब आया, और फिर उसके बाद उसकी कौन सी बुक थी, बुक में क्या लिखा और उसका लिखने का नज़रिया क्या था। आप एक में पूरा उसको तैयार करिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो हम वही कर रहे हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी, और ये आया था उज्बेकिस्तान से। कब आया था? 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनी के द्वारा इसको लाया गया था, और यहाँ आके इसने संस्कृत भाषा सीखी। इसने संस्कृत के बारे में बताया है कि संस्कृत जो है अरेबिक और पर्शियन भाषा से एकदम अलग थी और बहुत डिफ़िकल्ट थी। उसमें एक ही शब्द के कई मीनिंग होते थे, और कई बार किसी और शब्द और घटना के लिए, किसी और चीज़ के लिए कोई और शब्द यूज़ होता था, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते थे जिनको आपस में समझ पाना, कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो आप देखिए, सीखने की चाहत, आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये सिलेबस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको आगे जॉब के लिए ट्राई करना है। इनको आगे कुछ ऐसा नहीं करना था। इच्छा जो होती है, पढ़ने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा, उसने आज इसको एक तरह से अमर बना दिया। अब उसमें अमरता ही कहिए कि उस टाइम जो बंदा आया वो वहाँ पे रहा, उसको क्या ज़रूरत थी, वो महमूद गजनी के उसमें विद्वान की तरह अच्छा जीवन जी सकता था, उसको कुछ इस्लाम के बारे में वो खूब ज्ञान दे सकता था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी था। तो उसको इतना कुछ जानने की, समझने की, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसकी इच्छा थी, उसने संस्कृत सीखी, और संस्कृत के थ्रू ही उसने जो है वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण और उपनिषद जो हैं, मनुस्मृति, जो हम आज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये उस टाइम सब चीज़ें इसने पढ़ी। संस्कृत पढ़ के हर चीज़ का मीनिंग समझा।
ये बताता है कि ये ब्राह्मण्स के बीच में रहता था, संस्कृत सीखता था। तो इसने कहा कि जब रामायण को, महाभारत को, उपनिषद को जब हम संस्कृत से अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, उसमें प्रॉपर सही बातें जो है ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं था। इसलिए बहुत अच्छी तरह इसने संस्कृत सीखी, अपने ब्राह्मण जो साथी हैं उनका सहयोग लिया और उसके बाद हमारे इन हिंदू ग्रंथों को इन्होंने ट्रांसलेट किया अरेबिक भाषा में, ताकि ये खुद तो जाना ही, बाकी जो वेस्ट एशिया में लोग हैं जो अरेबिक भाषा बोलते हैं, जो पर्शियन भाषा बोलते हैं, वो भी जो हिंदू धर्म का जो ज्ञान है उसके बारे में अच्छी तरह जान पाएँ, समझ पाए। ज्ञान खुद भी ले रहा था और उसका प्रचार भी कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोशल डिवीजन इन एंशियंट पर्शिया ही नोटेड। अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है। अब हमने बताया कि बैकग्राउंड पूरा समझ में आ गया, संस्कृत सीखी, साथ में इसने बताया थोड़ी दिक्कत भाषा की वजह से आई थी, थोड़ी दिक्कत यहाँ के सिस्टम की वजह से आई थी, क्योंकि कैसा सिस्टम है, लोग अनजान लोगों को जो है, भाई हर चीज़ कोई आएगा, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोग सब कुछ आपको सब चीज़ें बताना ठीक नहीं समझते हैं, वो अनसेफ फील करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा इसको भी परेशानियाँ आई थी, जो इसको पूरी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री में हमारी कास्ट सिस्टम आ चुका था और बुक्स में भी लिखा गया था उसके बारे में, तो इसने वो चीज़ें पढ़ी। तो इसने बताया कि कास्ट सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम, हमारे यहाँ मतलब पर्शिया में भी है। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इंडिया में ही था, पर्शिया में भी था वर्ण सिस्टम। लेकिन वर्ण सिस्टम के बारे में क्या बताता है कि ब्राह्मण्स ने जैसे बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एंड द अनटचेबल ग्रुप, arguing that while the system separated people, it was an ideology rather than a rigid law of nature। इसने ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तरह से आप ये देखिए, समझने का फ़र्क होता है। जब ज्ञान होता है तो वहाँ विद्रोह नहीं होता, वहाँ समझाया जाता है। इसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया इंडिया की सब चीज़ों को, इसने संस्कृत सीखी, संस्कृत से ज्ञान लिया, इसने पुराण सीखे, इसने जो है वर्ण व्यवस्था समझी, कास्ट व्यवस्था समझी। अब इसने ये तो बताया कि हाँ, वर्ण सिस्टम तो पर्शिया में भी है और वो सिस्टम जो है वो अपने प्रोफेशन के बेस पे है। लेकिन इसने बताया कि जैसे जो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे बने, ब्रह्मा के जो है मुख से जो है ये आए, भुजाओं से क्षत्रिय बने और पैरों से जो है शूद्र आए। फिर इसने बताया कि जो अनटचेबल्स की जो राय बनी है, जो बनाई गई है, वो गलत थी। वो उसमें आर्ग्यू करता है कि ये चीज़ नहीं है, सबको सबने भगवान ने एक जैसा बनाया है। क्योंकि ये अपने बताते ना कि इस्लामिक होता है, तो इसने कहा कि इस्लाम में सबको इक्वल माना जाता है, कास्ट के बेस पे किसी को अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं समझा जाएगा, सब इक्वल होंगे। लेकिन प्रोफेशन जो है वो अलग होता है। वो हमारे पर्शिया में भी था, जो रूल करते थे वो अलग थे, जो हमारे स्कॉलर थे वो अलग थे, उसके बाद ट्रेडर हैं, उसके बाद जो हैं फार्मर्स हैं, सबका डिवीज़न था, सेम चीज़ें थी, ऐसा कुछ अलग नहीं था। लेकिन जो ये सिस्टम में अनटचेबिलिटी है वो गलत है, उसका उसने अपोज किया। इट वॉज एन आइडियोलॉजी रादर देन ए रिजिड लॉ ऑफ नेचर। ये एक आइडियोलॉजी हो सकती है लेकिन ये एक रिजिड नेचर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया he faced barriers like language, religious differences and Brahmanical exclusivity, but often sought common ground between Islamic and Hindu philosophical traditions। अब यहाँ पे मैंने जो बताया था प्रॉब्लम क्या फेस की थी, एक तो संस्कृत की भाषा सीखने में प्रॉब्लम आई, दूसरा जहाँ है रिलीजियस डिफरेंसेस। आपने एंशियंट जो बुक पढ़ी उसमें दे रखा था ना, हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे डिवीज़न जो है, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा वो शुरू हुई थी। तो जगह जगह के हिसाब से डिफरेंस था, रीजनल लेवल पे भी बहुत सारा डिफरेंस था। वो डिफरेंस इसको देखने को मिलता था, तो इसको समझने में थोड़ा समय लग रहा था। क्योंकि बच्चों आप ये जब पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये हमारे मेडिवल टाइम की बात है, जब ना ट्रांसपोर्ट की इतनी सुविधा थी, ना कम्युनिकेशन के इतने साधन थे, ना सोशल मीडिया का ज़माना था कि सब कुछ पता हो। उसके लिए सब चीज़ें बहुत नई थी, बहुत कुछ समझने के लिए ऐसा था। लेकिन उसने बट ऑफन सॉट कॉमन ग्राउंड बिटवीन इस्लामिक एंड हिंदू फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने इस्लामिक, क्योंकि इस्लाम भी यहाँ आ चुका था उस टाइम पे, और इस्लामिक और कुछ कॉमन चीज़ें उसने जोड़ी। जैसे कॉमन में ये बताया ना कि वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ भी था, कुछ कॉमन चीज़ें इस्लामिक और हिंदू फिलोसफिकल ट्रेडिशन में थी, उसके बेस पे उसने इंडिया के बारे में लिखा।
वो इंडिया के बारे में जैसे बताता है कि यहाँ संस्कृत, क्योंकि इसने जो बताया है ये याद रखना, इसने सब कुछ जो लिखा वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, हमारे संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट, उसके बेस पे ही इंडिया को डिफ़ाइन किया, उसके बेस पे ही इंडिया को बताया कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कल्चरल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है। वो पूरा जो डिस्कशन है इसका उसी के बेस पे ज़्यादा है, क्योंकि इसका अपना एजुकेशन के उसमें फोकस था, तो उसी के बेस पे उसने अपने यहाँ जो है उसने सीखा था और यहाँ जो देखा उसको कंपेयर करते हुए अब इसकी स्ट्रेटजी बता रखी है। इसकी शैली क्या थी लिखने की, शैली में क्या है कि जो चीज़ें शुरू करता था क्वेश्चन से शुरू करता था। कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं अपना बताती हूँ, क्लास में मैं कोई टॉपिक शुरू करती हूँ तो मैं क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, तो फिर उस क्वेश्चन में से दूसरा बोले तो और क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में से दूसरा बोले तो कोई और क्वेश्चन निकल के आता है, तो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मैम हम आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही हम आंसर देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन निकल के आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं उससे लेकिन बच्चों सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग जब क्वेश्चन करेगा तभी आप उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। रटे रटाए ढर्रे पे कुछ नहीं होता है। वही चीज़ अल-बिरूनी ने की कि ये जो है क्या करता था, कुछ क्वेश्चन उठते थे इसके दिमाग में जो घटनाएं हो रही, जैसे वर्ण सिस्टम पे क्वेश्चन उठा, कास्ट सिस्टम पे उठा कि कास्ट सिस्टम ऐसा क्यों है, अनटचेबल क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको पूरा हमारे यहाँ के कंटेस्ट में जो एक्सप्लेन करता था, फिर अपने वहाँ से कंपेयर करके बताता था कि ऐसे नहीं है। तो इसने जब कास्ट सिस्टम पे अनटचेबल की बात थी तो इसने एक्सप्लेन किया, बाकायदा पूरा बताया कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसने सबको एक जैसा बनाया है। नेचर जो है वो सबको बैलेंस करना जानती है। जो भी पॉल्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको इक्वल करना, बैलेंस करना नेचर जानती है। जैसे कि सी वाटर जो है, वाटर में जो सॉल्ट है, नमक है, वो उसको सी वाटर को पॉल्यूट होने से बचाता है। सन जो है वो हवा में जितना भी पोल्यूशन है उसको दूर करके एकदम साफ क्लीन कर देता है। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करना, पोल्यूशन को हटाना जानती है। तो आप अपनी सोसाइटी में पॉल्यूटेड सोच और इस तरह से अनटचेबिलिटी वाली चीज़ ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है सोसाइटी में। बाकी वर्ण सिस्टम में उसने कहा कि वो तो एक तरह से एक्सप्लेन किया कि पर्शिया में भी है, और जो अलग अलग प्रोफेशन होंगे तभी काम चलेगा। हर कोई क्षत्रिय बन गया या हर कोई रूल करने वाला बन गया तो कैसे चलेगा, डिवीज़न तो रहेगा ही प्रोफेशन के बेस पे। वो सब चीज़ें इसने कंपेयर करके अपनी बुक में लिखी और बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें एक्सप्लेन की। तो आपको ये अल-बिरूनी के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम इब्न बतूता और फ्रैंकोस बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक का आप पढ़िएगा। बुक में जो है इसमें किताबुल हिंद से हिंद वर्ड से मुझे ध्यान आया, बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप साथ साथ पढ़ते जाइए। उसमें हिंदू वर्ड दे रखा है जो आज हम हिंदू धर्म के लिए यूज़ करते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया, तो बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है कि जो 6th-5th सेंचुरी BCE में पर्शियन जो यहाँ पे आए, उन्होंने जो सिंधु नदी है हमारी, पर्शियन भाषा में स को ह बोलते थे, तो सिंधु नदी के पूर्व को उन्होंने हिंदू बोला। फिर जो अरेबिक लोग आए उन्होंने ये हिंदू वर्ड को जारी रखा, उन्होंने ही सिंधु नदी के पूर्व के भाग को क्या कहा, अल हिंद, और यहाँ के लोगों को क्या कहा, हिंदी। और उसके बाद टर्किश लोग आए तो उन्होंने भी इस शब्द को जारी रखा। फिर यहाँ पे जो इस जगह को बोला गया हिंदुस्तान, और यहाँ के लोगों को क्या बोला गया, हिंदू। हिंदू शब्द इस तरह से बना। तो मतलब जो पर्शियन आए, जो उसके बाद अरबिक लोग आए, उसके बाद जो तर्किश आए, तो उन्होंने जो ये हिंदी शब्द आया, हिंदू शब्द आया, हिंदुस्तान शब्द आया, उसका हिंदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा हिंदी हो गई, यहाँ के रहने वाले जगह को हिंदुस्तान कह दिया और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। लेकिन उनका कहीं पे भी यहाँ जो मतलब है किसी रिलीजन से नहीं था। तो हिंदू वर्ड स्पेशली जो है किसी भी तरह से उस रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं था। उनका मतलब सिर्फ सिंधु नदी से था कि सिंधु नदी के पार पूर्व में जो जगह है वहाँ उसको हिंदुस्तान कहा, वहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और उनकी भाषा हिंदी कहा। तो इस तरह से जो है शब्द कहाँ से आए, और आज हम हिंदू वर्ड जो हैं धर्म के लिए यूज़ करते हैं। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ समझाती हैं। तो मेडिवल से भी आज प्रेजेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूँ की यूँ हमने ले ली है, ऐसे कैसे हमारे पास आई हैं, तो वो भी सीखना है। और मैंने कहा इतिहास यही सिखाता है कि जो चीज़ें उसमें सही हैं वो एक्सेप्ट करो, जो कमियां हैं उसको सुधारो, वही चीज़ आपको सिखाई जाती है। इतिहास सिर्फ रटने की चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़ होती है।
आप यहाँ तक पढ़िएगा कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फॉरेन इन्वेजन हुआ, और इन्वेजन की ही कहानी मेडिवल हिस्ट्री में हमारी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी रूल आए, चाहे दिल्ली सल्तनत आई, चाहे मुग़ल डायनेस्टी आई, ये सब इन्वेडर्स ही थे, इंडिया के नहीं थे। इंडिया में रहने वाले जो हैं राजपूत आए, उसके बाद मराठास आए, सबका जगह जगह जो आए उनको हराया, आपस में युद्ध होते रहे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई रूल नहीं कर रहा था। राजपूत राजाओं का बहुत ज़्यादा है। अर्ली जो हमारा मेडिवल है उसमें राजपूत राजाओं से उनके युद्ध अक्सर होते रहते थे। जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में ज़िक्र है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, वो इन्वेडर्स आए, वो अपने साथ अपना रिलीजन लाए, अपने साथ अपनी भाषा लाए, अपने साथ अपना कल्चर लाए, और हमारे साथ पहले तो रूल करने आए, लूटने आए, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे ही कल्चर में मिक्स हो गए और हम भी उनके साथ मिक्स हो गए। इसीलिए आज हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता है कौन सी रिलीजन में बहुत सारी भाषा हमारी, जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा कहाँ से आई? पर्शियन और अरबिक भाषा और हिंदी भाषा के मिलने से जो नए नए शब्दों का उद्भव हुआ उसी से बनी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिली। आगे और चैप्टर में हम समझेंगे। तो आप इतना समझे मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, फॉरेन इन्वेडर से हुई, फॉरेन ट्रैवलर से आई। ट्रैवलॉग मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, जो आते हैं वो हमारे देश के बारे में क्या लिखते हैं उनसे हुई। इसमें ट्रैवलर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट 3 के बारे में जिक्र है जिनका मैंने टाइम बताया, याद रखना। सबसे पहले है अल-बरूनी 11वीं सेंचुरी में आया। दूसरा है इब्न बतूता जो कि 14वीं सेंचुरी में आया। तीसरा फ्रैंकोस बर्नियर जो 17वीं सेंचुरी में आया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में बताया गया। अल-बरूनी की बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। और ये किस भाषा में लिखी गई? अरबिक भाषा में लिखी गई, जो बहुत ही सिंपल अरबिक थी, जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ तक आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का टॉपिक कराऊंगी, क्योंकि अभी पहले आप इसको अच्छी तरह से समझना, बुक में देखना। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, और फिर आगे नेक्स्ट इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।